इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। आज हम इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मैदान में उतर रही है और यूपी की 80 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में आएंगी, तो बाकी की पार्टियां कहां पर आती हुई दिखाई दे रही? देखिए, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की है। तो जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी विपक्षी एकता के प्रयास में लगे हुए हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीट जीत करके भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने में भी लगे हुए हैं। और उसी क्रम में आज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है। और ये नारा आज का नहीं है, हमारे सर्वहारा की लड़ाई लड़ने वाले सभी नेताओं ने मौके मौके पर इस आवाज़ को बुलंद की है। याद होगा, कभी शोषित समाज पार्टी बनी थी, उसने नारा दिया था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद चला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उसके बाद बहुजन मूवमेंट चला। मनोहर काशीराम ने भी नारा दिया था 85 बनाम 15 का। आपको याद होगा, जब मैं समाजवादी पार्टी जिस दिन सम्मिलित हुआ था, मैंने भी नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में ही बंटवारा है। पीडीए भी वही है। तो आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मिला लिया जाए तो इसकी आबादी देश के 90% पर है। आपके हिसाब से पिछड़ा, दलित और जो अल्पसंख्यक है वो आपकी पार्टी के साथ यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है? उसी दिशा में हमारा अभियान चल रहा है, काम चल रहा है। क्योंकि यही दलित पिछड़े गुमराह होकर के कभी भाजपा, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नगण्य थी, पूर्ण प्रचंड बहुमत सरकार बना करके डबल इंजन की सरकार बना दी। हम उसी अपने जनाधार को वापस लाने के लिए अभियान चला रहे हैं और पूरा विश्वास है, जिस तरीके से भाजपा सरकार में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का शोषण हुआ है, सत्ता शासन ने इनके साथ भेदभाव किया है, झूठी एफआईआर दर्ज कराई हैं, इनके घरों पर बुलडोजर चले हैं, तरह तरह से अपमानित, प्रताड़ित किया गया है, जाति सूचक शब्दों और धर्म के नाम पर भी इनको बेइंतहा अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े हैं। तो वो सब स्वाभाविक रूप से आज भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे और समाजवादी पार्टी के साथ ताकत के साथ लगेंगे और इन्हीं की ताकत की बिना पर हम भाजपा को उखाड़ फेंकने में भी कामयाब होंगे। जिस तरह से कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ में जयंत चौधरी जो हैं वो साथ में हैं, लेकिन अभी हाल ही में खबर सामने आई कि वो भी उनसे अलग थलग दिखाई दे रहे हैं और ओपी राजभर बार बार बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जो भी गठबंधन करेगा वो घाटे में जाएगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि राजभर जी समाजवादी पार्टी के न प्रवक्ता हैं न पदाधिकारी हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के बिहाफ पर उनको बोलने का कोई हक, अधिकार नहीं। जयंत चौधरी जी आज भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और बड़े राजनीतिक परिवार से आए हुए हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जो कभी किसानों के मसीहा थे, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री भी थे, देश के माननीय प्रधानमंत्री भी थे, वो उनके पौत्र हैं। इसलिए जो उनकी गहराई को नहीं नाप पाए हैं वो इस प्रकार का उथला बयान दे रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है।
वो गठबंधन में आगे भी जयंत चौधरी जी रहेंगे और विशेष रूप से एक मजबूत नेता के रूप में वो अपनी पहचान भी आगे बनाने वाले हैं। 2024 में भाजपा एक बार फिर से विकास की जो नीति है उसी को मुद्दा बना करके आगे बढ़ रही है और उनका कहना है कि सबका विकास और सबका साथ। इसी के साथ तो आपके हिसाब से यूपी और पूरे देश में भाजपा की तरफ से क्या क्या विकास किए गए? देखिए, भाजपा ने तो विकास किया नहीं, भाजपा ने तो विनाश किया है। नौजवानों ने साथ दिया, बेरोजगारी का त्रासदी झेल रहा है। जब से सरकार भाजपा की बनी, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। आज करोड़ों करोड़ नौजवानों की फौज तैयार हो गई, वही सब बेरोजगार नौजवान। देश की जनता ने इनकी सरकार बनाई, आज महंगाई की आग में जल रही है। यही नहीं, आज किसानों ने इनका साथ दिया, आज किसान दर ठोकर खा रहा है। लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार लाभकारी मूल्य तो दिला नहीं पाई। अलबत्ते जब किसान का उत्पाद पैदा होता है तो उसमें क्रय केंद्र नाराज हो जाते हैं। बिचौलियों के हाथे मजबूरी में होने पड़े दाम पर उसको अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। बचा खुचा किसानों की फसल को छुट्टा रंवर चढ़ के बराबर कर देते हैं, उसकी रीढ़ अलग से तोड़ देते हैं। व्यापारियों ने साथ दिया तो व्यापारियों से ईडी जो जीएसटी से संबंधित प्रकरण है वो ईडी को सौंप रही है सरकार। अब ईडी क्या करेगी? इन सारे व्यापारियों के लिए काल बन करके आएगी। बड़े पैमाने का धन दोहन होगा, आर्थिक शोषण होगा, तंग किए जाएंगे। इनका पूरा का पूरा व्यापार जो ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष रूप से जिलों के व्यापारी हैं, शहरों के व्यापारी हैं, ये कमजोर होंगे। अब इनके लिए तो केवल अदानी और अंबानी दिखाई पड़ रहे हैं, आम व्यापारी कोई कमजोर करने में लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ईडी के अधीन जीएसटी की जांच को सौंप देना स्वाभाविक रूप से आम व्यापारी जो हमारे लघु और मझोले व्यापारी हैं उनके लिए काल बन के आ रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो है, जैसे अभी हाल ही में कानपुर में जो है व्यापारियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई और व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वाभाविक रूप से अभी अभी जीएसटी से बड़े पैमाने पर, जीएसटी की जांच के नाम पर बड़े पैमाने पर व्यापारियों में दहशत पैदा करके बड़े पैमाने पर धन उगाही की गई थी और व्यापारियों के गुस्से को देख करके इस सरकार ने नगर निकाय चुनाव को टाला था। याद होगा जनवरी, फरवरी और दिसंबर, नवंबर में। लेकिन नगर निकाय चुनाव तो बीजेपी ने एक बार फिर से जीत लिया और 17 के 17 जो मेयर थे वो बीजेपी के ही आए, तो इसका कहाँ असर दिखाई? वो कैसे जीते हैं? जैसे विधानसभा चुनाव जीते थे वैसे जीते हैं, लेकिन नगर पंचायत क्यों नहीं जीत लिए? नगर पालिका क्यों नहीं जीत लिए? तो स्वाभाविक रूप से वो नगर निगम जीत करके संदेश देना चाहते थे, इसे सत्ता का दुरुपयोग कर जीत लिया। लेकिन अगर वही पॉपुलरिटी इनकी होती, नगर पंचायतों में जीत हासिल करते, नगर पालिकाओं में भी जीत हासिल करते। नगर पालिकाओं में बहुत पीछे हो गए, वहां विपक्ष ने बाजी मारी है। तो स्वाभाविक रूप से आज भाजपा अपने इसी घमंड के चलते विधायी के रास्ते जा रही है। और सबसे बड़ा पाप तो भाजपा ने यह किया, ये 9 साल के विकास की डुडुगिया पीटते हैं। भाजपा तो सरकार नहीं बना पाई, पूर्ण बहुमत की सरकार का जनादेश पाने के बावजूद भी सरकार नहीं चला पा रही। कई सरकारी विभाग, सरकारी संपत्तियों को ये अपने उद्योगपतियों के हाथों बेचना शुरू कर दिया। स्वामी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की तरफ से जो है वो बूथ लेवल की तैयारी की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और आपके यहाँ पे जो है वो भी जिले में जा कर के लोगों से मिलजुल कर आपकी पार्टी की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। और जो रथ यात्रा निकाली गई थी उसके जरिए लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से और क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या फायदा होने वाला है रथ यात्रा का? देखिए, स्वाभाविक रूप से अभी संगठनात्मक कार्रवाई चल रही है, बूथ तक कमेटियां बनाई जा रही हैं। इस बात के निर्देश संगठन को मिल चुके हैं, काम जारी है। और जैसे ही संगठन का काम पूरा होगा हम मुद्दों के साथ क्षेत्र में भी जाएंगे। और जिस तरीके से भाजपा की जनविरोधी सरकार आज देश को बेचने का पाप कर रही है, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिया, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। तो स्वाभाविक रूप से इन्होंने तो अभी शुरुआत किया है,
गलती से कभी फिर अगर मौका पा गए या फिर रह गए, पूरा देश बेच देंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भाजपा की विदाई आवश्यक है। और भाजपा की विदाई के लिए समाजवादी पार्टी किसी हद तक संगठनात्मक तरीके से, विपक्षी एकता के माध्यम से सब कुछ करने के लिए तैयार है। और 2024 लोकसभा चुनाव जब भी होगा, भाजपा की विदाई होना भी तय है। सौम्य जी, आज आपका जो ट्वीट था वो काफी वायरल हो रहा है और उसमें आपने जो है बीजेपी को बेरोजगारी के मुद्दे पर, छुट्टा पशुओं के मुद्दे पर और कई तमाम ऐसे जो मसौदे थे उसमें शामिल थे और आपने उनको लेकर के बीजेपी को घेरा है। तो जिस तरह से आपने सवाल उठाए हैं कि अगर फिर से गलती हुई तो देश कहीं का नहीं बचेगा, क्या कुछ कहेंगे? बंदरगाह का बेचा जाना, एयरपोर्ट का बेचा जाना, एयर इंडिया का बेचा जाना, रेलवे स्टेशन का बेचा जाना, ट्रेनों का बेचा जाना और LIC का बेचा जाना इस बात का सबूत है कि इन्होंने राष्ट्रीय संपत्तियों विभागों को बेचना शुरू किया है। और कुछ दिन रह गए तो पूरा देश बेच देंगे। इसलिए देश सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे तो भाजपा की विदाई होना भी आवश्यक है। और इसीलिए भाजपा की विदाई के अभियान में हम लोग लगे हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे हमारा कि जिस तरह से विपक्ष की जो सुरक्षा श्रेणी है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं लगातार, तो आने वाले समय में इसी तरह से विपक्ष की जो सुरक्षा श्रेणी है उसको हटाने का काम किया जाता रहेगा या नहीं? स्वाभाविक रूप से सरकार को कोई भी जातीय द्वेष भावना से, पार्टी की भेद भावना से ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे आने वाले समय में खुद को उसको पछतावा हो। सुरक्षा के लिहाज से जिसे उचित है उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा अगर छीनी जाती है तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं सरकार की दुर्भावना अपने आप परिलक्षित होती है। जैसा कि अभी अभी आजम खान जी की वायु श्रेणी सुरक्षा हटाई गई। आजम खान जी बहुत बड़े पार्टी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से हैं। भाजपा सरकार ने 3 साल उनको जेल में सड़ाया। उसके बावजूद भी आजम खान न झुके, न टूटे, आज भी एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं। तो अब घटिया स्तर पर सरकार आ गई, उनकी वायु श्रेणी सुरक्षा हटा लिया। इसका मतलब है जिस तरीके से आज अराजक तत्व के हौसले बुलंद हैं। अभी सैकड़ों पुलिस के संरक्षण में इलाहाबाद में पुलिस अभिरक्षा में कैदियों की हत्या की। लखनऊ न्यायालय परिसर में एक पुलिस संरक्षण में कैदी की हत्या की। दोनों जगह हत्यारे बाहरी गुंडे थे। तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं बाहरी गुंडों के माध्यम से आजम खान जी पर भी हमला करवाया जा सकता है। इस बात की संभावनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। और यदि आजम खान के साथ कोई भी इस प्रकार की घटना घटती है तो स्वाभाविक रूप से इसकी सीधे जवाबदेही भाजपा सरकार की होगी। हमारे साथ मौजूद थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी और इनसे बातचीत की। उन्होंने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो 80 की 80 सीटें जो यूपी से हैं उस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। कैमरामैन सूरज के साथ मैं सोनम सिंह, TV 24 लखनऊ।